हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। डे 7 हमने बातचीत की थी। वर्ड प्रॉब्लम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर में आ रहा था हमारा नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, फिक्स चार्ज बेस्ड क्वेश्चंस और सब मिसलेनियस सम भी डिस्कस किए थे हम लोग। याद होगा आपको, जिसमें बैंक के शेयर वाला जो स्टोरी था, जिसमें कुछ डिनोमिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। और कल जो 3 लेक्चर बच गया था, 3 लेक्चर बोले 3 टॉपिक बच गया था हमारा। वो पहला टॉपिक क्या था? वर्ड प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ एज बेस्ड क्वेश्चंस। सेकंड था हमारा एरिया बेस्ड क्वेश्चंस एंड थर्ड वन इज मिसलेनियस सम्स, मतलब कुछ और भी कनेक्टेड सवाल जो कॉमन लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो एज बेस्ड क्वेश्चन से कनेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट सम्स है, जिसको मैंने लिख के रखा है यहां पर। आज डे 8 में हम लोग उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी वे में कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, जिससे आपको समझ में आ जाए। आशा होगी कि आपको इजिली वे में समझ में आ जाए। इतना इजी बनाने की कोशिश की जा रही है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो है ना, ये सवाल में हमको इंपॉर्टेंट क्यों लगता है मैं बता रहा हूं ऐसा। ये सवाल डायरेक्ट नहीं है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टोरी टाइप का दे दिया गया है। एक मिनट में सर, ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्यों है मैं बता रहा हूं कि वैसा है, क्योंकि सवाल के अंदर थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स है। ऐसा है ना कि दो, यहां पर एक तो फादर है और साथ में दो चिल्ड्रन है। एक तो फादर है, उसमें दो चिल्ड्रन, मतलब यहां से बच्चे कंफ्यूज आते हैं सर, ये 3 वेरिएबल में खेलना पड़ जाएगा। ध्यान से, टोटल 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक फादर और दो चिल्ड्रन। सवाल ध्यान से, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन, मतलब 2 चिल्ड्रन है। अब दोनों चिल्ड्रन का एज क्या होगा नहीं पता हमको, लेकिन सवाल का एंड में कुछ खुलासा हो रहा है जिसको आप सही तरह समझ पाएंगे। फाइंड द एज ऑफ द फादर, मतलब केवल फादर का एज से उसको कनेक्ट करना है, अगर सही से समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, मतलब यहां से दोनों चिल्ड्रन के एज का सम को हमको एक सिंगल वेरिएबल में डील करना है। मतलब सवाल कुछ इस प्रकार से बनने की वे होगा, सवाल इस तरह से बनेगा। हमने मान लिया कि फादर का एज कितना है, फादर्स एज बी एक्स। हमने मान लिया फादर का एज कितना है, एक्स। एंड द सम ऑफ चिल्ड्रंस एज वाई। दोनों बच्चों के एज का जो सम होगा उसको मैंने वाई मान लिया। मान लीजिए वो दोनों बच्चे हमें पता नहीं, कोई एक बच्चे का एज ए होगा, दूसरे बच्चे का एज बी होगा। हम अपनी सुविधा के लिए कुछ सही डेप्थ टच लेने के लिए हम मान लेते हैं, समझने के लिए। ठीक है, हमने मान लिया दो बच्चे होंगे, तो एक बच्चा का एज ए होगा, दूसरे बच्चे का एज बी होगा। मतलब ये कहना चाहता है कि सर वाई जो कोई अलग नहीं है, ए प्लस बी है। मतलब ये जरूरी है समझने के लिए, आगे की स्टोरी को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। फिर बोलता है एट दैट टाइम ही, उसको कनेक्ट कर पा रहा है, वो बोल रहा है फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। जो पिताजी का एज है वो दोनों बच्चों के एज के 3 टाइम्स है। अब पहला कैसे बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फादर्स एज जो बोला है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द 2 चिल्ड्रन एज, इट्स इक्वल टू 3y, एक्स इक्वल टू। ये हो गया मेरा पहले लाइन का स्टोरी। अब बोलता है आफ्टर 5 इयर्स। मैं अब बाद में पढ़ूंगा क्या करना है, पहले मेरे को ये जानना जरूरी है कि 5 साल के बाद उसके अंदर में क्या बदलाव होगा। आफ्टर 5 इयर्स क्या हो सकता है, बाद में देखूंगा मैं। आफ्टर 5 इयर्स, सर पता है इसमें आपको कोई चीज थोड़ा सा बातें याद रखना पड़ेगा। एज बेस्ड क्वेश्चंस को डील करना है सर, अगर आपको एज बेस्ड क्वेश्चंस पे पकड़ बनाना है तो कुछ एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन दो वर्ड को मीनिंग पता होना चाहिए। पहला होता है अगो, दूसरा होता है लेटर। अगो मतलब होता है, अगो का मतलब होता है पहले, 10 साल पहले। अगो का मतलब होता है बिफोर या पहले लिखिए, और इसका मतलब होता है बाद। मतलब ये बात कर रहा होगा मेरे को फ्यूचर में, और ये मेरा पास्ट का कोई कहानी होगा। ये मेरे किसी पास्ट का स्टोरी होगा और ये मेरे फ्यूचर का कोई बात कर रहा होगा। जब पास्ट की बात करेंगे, ऐसे मान पास्ट की बात कर रहे हैं, लेट्स टेक मेरा अभी एज 26 साल है, तो अभी से 5 साल पहले मेरा एज क्या होगा, तो 19 ईयर्स। तो आप 5 साल पहले, 5 इयर्स अगो, मीनिंग को समझिएगा। अभी से 5 साल के बाद मेरा एज क्या, 5 इयर्स लेटर, तो 31।
स्टोरी को ध्यान समझिए। लेट्स टेक, मान ले कोई बंदा है, उसका नाम एक्स वाई जेड है। कोई बंदा है, उसका नाम एक्स वाई जेड है, उसका प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं ए, स्मॉल है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं 5 years लेटर या 7 years लेटर उसका एज क्या होगा, तो लेटर मतलब बाद, ए प्लस 7 बड़ा हो जाएगा वो। सर 2 years बिफोर क्या होगा, 2 years अगो क्या होगा, तो A-2। उस तरीके से कनेक्ट करना है बस। ये दो स्टोरी को आप समझ पा रहे हैं, फिर एज बेस्ड क्वेश्चंस में आप आज महानतम हासिल कर लीजिएगा। समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से? चलिए इसको पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आगे समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, ठीक। अब हम लोग इसी पे आते हैं। आफ्टर 5 years, डायरेक्ट बोल दिया आफ्टर 5 years, लेटर वगैरह यूज नहीं किया, चलिए ठीक है। और अच्छे तरीके से आफ्टर, बिफोर, लेटर, ये सब चीजें होंगी ही होंगी, आपको मिलेगा सवाल में। मतलब ये 3 सवाल से आप एज बेस्ड क्वेश्चंस को सही तरह से रिलेट करो। सवाल बहुत याद है सर, सवाल बहुत सारा है, लेकिन कनेक्ट करने के लिए कुछ एक सवाल ही काफी है, कुछ एक सवाल ही काफी है जिसके अंदर वेरिएशन है। इस सवाल का अलग इंपॉर्टेंस है, इसका अपना सेल्फ इंपॉर्टेंस, का अपना अलग सेल्फ, सब अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस रखता है, तो उस तरीके से सवाल बनाया गया है। चलिए यहां स्टार्ट किया जाए। तो ये मेरा पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन बोला आफ्टर 5 years, तो 5 years के बाद हमने आगे कुछ नहीं पढ़ा। 5 years के बाद क्या स्टोरी वो डिनोट करना चाहता है उसको मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, ना हमने देखा भी अभी तक। तो 5 years के बाद वो होगा क्या, सन के एज में क्या बदलाव होगा, मतलब फादर्स का एज क्या हो जाएगा, फादर्स एज। 5 years के बाद पिताजी 5 साल बड़े हो जाएंगे। अभी पिताजी मान लीजिए 50 साल के होंगे, तो 5 साल के बाद 55 साल के हो जाएंगे, 55 years के। अभी पिताजी मान लीजिए 60 years के हैं, तो 5 years बाद 65 years। ऐसे ही बोल रहा है ना, तभी प्रेजेंट एज माने फादर का एक्स, ये प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, और उसका वाई। अब सुनिए मेरी बात, चिल्ड्रंस एज। 5 years के बाद चिल्ड्रंस का एज क्या हो जाएगा, तो इसके दो चिल्ड्रन है, दो चाइल्ड है, एक ये है दूसरा ये है, तो ये भी 5 साल बढ़ेगा और दूसरा वाला भी 5 साल बढ़ेगा ना। तो दो चिल्ड्रन है ना, ध्यान समझिए, दो बच्चे हैं, एक बच्चा ए है, दूसरा बच्चा उसका बी है। दोनों का एज का सम मेरे को ए प्लस बी दिया हुआ है, जिसका वैल्यू हमने वाई माना है। तो वो दोनों बच्चे हैं 5-5 साल बढ़ेंगे। मान लीजिए एक बच्चा 7 साल का हुआ, दूसरा बच्चा 8 साल का हुआ, तो 5 साल के बाद एक बच्चा 12 साल का हो जाए, दूसरा बच्चा 13 साल का हो जाएगा। दूसरा बच्चा भी तो बढ़ेगा। जब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा ये वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 10, और यहां से ए प्लस बी तो मेरा था ही नहीं, उसका वैल्यू वाई है, मतलब सही से कनेक्ट कर पाएंगे तो ये वैल्यू मेरा वाई प्लस 10। ठीक है, चलिए अब आगे आया जाए, अब आपको यहां से अच्छे तरीके से क्लियर हो सकता है। ठीक है, अब ये मेरा हो गया ए प्लस बी का वाई प्लस 10। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या बोला है, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ द टू चिल्ड्रन। मतलब दोनों बच्चों का एज का जो सम होगा उसका ट्वाइस हो जाएगा वो, बस एक्स्ट्रा तो कुछ बोला ही नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाहता है वो ट्वाइस हो जाएगा। तो बोलता है आफ्टर 5 years के बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम स्टार्ट कर सकते हैं यहां से। आफ्टर 5 years के बाद हम यहां शुरू कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं 5 years के बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां सीधा यहां लिख रहे हैं सर, क्या लिख सकते हैं कि पिताजी हैं, पिताजी एक्स प्लस 5 इज ट्वाइस, देखिए एक्स प्लस वाई द सम ऑफ द एज, हिज मतलब फादर, यहां फादर बोला जा रहा है, फादर एज विल बी ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल द सम ऑफ द एज ऑफ द टू चिल्ड्रेन, ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ द टू चिल्ड्रेन, दोनों बच्चों का एज का। कहानी अगर समझ में आ रहा है, एकदम इजीली चल रहा है सब, जो बोल रहा है वही कर रहे जा रहे हैं। 5 साल के बाद ये इतना हो गया, 5 साल ट्वाइस हो गया है दोनों, 5 साल के बाद इतना बड़ा और 5 साल बाद इतना हो गया, तो ट्वाइस हो गया है, वही तो बोलना चाहता है वो। ठीक है, आगे बढ़े। चल अब यहां से आगे बढ़ा जाए, इसको सॉल्व करेंगे सर, आपको देखने को मिलेगा ये है एक्स प्लस 5, ये हमारा हो गया है 2y प्लस 20। एक्स का वैल्यू कितना है सर, एक्स का वैल्यू था, ध्यान देखिए एक्स का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 3y, सॉल्व करने के डाल देते हैं यहाँ पे, आसानी से सॉल्व हो सकता है। 3y प्लस वाई, ये हो गया 2y प्लस 20, 2y इधर भेज देते हैं, 5 इधर भेज देते हैं, 3y माइनस 2y 20 माइनस 5, इट्स बिकम y इक्वल टू, मतलब दोनों बच्चों का एज का सम 15 साल है। वो जो दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों का एज को ऐड किया जाएगा तो 15 इयर्स निकलेगा। तो मेरे को ये नहीं पूछा है दोनों बच्चों का एज का सम, मेरे को पूछा फादर से, तो फादर से एज कितना है, तो सर 3x है, तो मेरे को फादर है 3y है, सॉरी 3 इंटू
45 years old। कहीं फंसे? जो बोला जा रहा है केवल आप उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कीजिए, फिर देखिए कितने सही तरीके से सवाल बनेगा। सही से वेरिएबल मानिए, जो स्टोरी उसको एग्जीक्यूट कीजिए, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए। एक्स्ट्रा इसमें कोई बर्डन उठाना ही नहीं। यही बढ़िया बात है इस चैप्टर का, ठीक है ना। बहुत हेवी इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। आते अगले सवाल में, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, देखिए। 10 years later A will be twice as old as B। 10 साल पहले A will be twice as old as B। पहले 10 साल पहले की बात कर रहा है वो। अच्छा लेटर बोला, अच्छा बाद, सॉरी 10 years लेटर बोला है, अब अगो सुन रहा हूं, ठीक है ना। 10 years अगो A will be twice as old as B। 10 साल के बाद जो A होगा वो ट्वाइस हो जाएगा B के। पहले यहां से ये स्टोरी क्लियर हो जाए तो पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में दोनों का एज कितना है। एट द एंड वही पूछा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो मेरे को ये पता चल जाए कि प्रेजेंट एज कितना है तो मैं दोनों को रिलेट कर पाऊंगा, अगो को भी और लेटर को भी, दोनों को। तो मेरे को प्रेजेंट एज पहले पता चल जाए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल टू एक्स एंड बी, बी ए का प्रेजेंटेज मैंने मान लिया एक्स और बी को मान लिया वाई। यहां दो स्टोरी बोला है, पहला बोला है 5 years 10 years लेटर, पहले 10 years लेटर, और दूसरा बोला है 5 years अगो। अगर मैं दो स्टोरी समझ पा रहा हूं तो दो स्टोरी बोला है यहां पे, मैं दो लाइन में इसको डिवाइड कर देता हूं और दोनों को लिखना स्टार्ट करता हूं, ठीक ना। यहां बोला है 10 years लेटर और यहां बोला है 5 years अगो। समय को बचाने के लिए मैं दोनों को अच्छे साथ साथ करूंगा, ठीक है। 10 years लेटर एज ए का एज कितना हो जाएगा ये बताइए। 10 साल के बाद ए का एज में क्या कितना हो जाएगा, तो x+10 हो जाएगा। बच्चे यहां तक समझ गए होंगे अच्छे से। बी का एज में क्या बदलाव हो जाएगा, तो बी के एज में भी सर उतना ही होगा। बी मेरा वाई है तो बी भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली 5 years अगो एज इज कितना हो जाएगा बच्चा, तो सर x-5। बी का एज में भी कुछ बदलाव होगा, इट्स बिकम्स y-5। ऐसा ही कुछ होगा। अब आते हैं स्टोरी पे, अब आगे पढ़ते हैं। बोलता है 10 years लेटर ए विल बी ट्वाइस। ए जो है ट्वाइस हो गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस शुरू हो जाएंगे। ए जो है वो ट्वाइस हो गया है किसके, बी के। आते हैं आगे दूसरा, ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। ए जो है थ्राइस हो गया है। थ्राइस मतलब कल बताया था हमने आपको लास्ट वीडियो में, थ्राइस और ट्वाइस का मतलब। कहीं पर फंस रहे, कोई एकदम सवाल में दम ही नहीं है सर, इससे एक्स्ट्रा कुछ भागता ही है ये, इससे एक्स्ट्रा आपका खेलेगा ही नहीं। ये इतना ही में आपको परेशान करते रहेगा और झिलवाते रहेगा। अगो लेटर दो एक आध को स्टोरी इधर उधर घुमाएगा और कुछ नहीं। दोनों स्टोरी को समझना और आगे प्रोसीड करना, कहीं पर भी नहीं फंसेगा। चलिए दो, अभी दो इक्वेशन बनेगा मेरे पास, इसको सॉल्व कर दिया जाए तो इट्स बिकम x+10 टू y+20, तो x-2y इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन समझ पा रहे हैं क्या हुआ, 2y इधर भेज दिया 10 इधर भेज दिया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बात करते हैं तो ये हो जाएगा x-5 3y-15 इंटू कितना, तो ये हो जाएगा हमारा x-3y इक्वल टू -10। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर देंगे और एक्स वाई निकल जाएगा। यहां के बाद मेरा रिक्वायरमेंट नहीं, मेरे कहीं तक रिक्वायरमेंट था। अगर मैं इसके बाद अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो फिर समय को मैं बर्बाद कर रहा हूं। बच्चे अगर यहां तक समझ पा रहे हैं, यहां के बाद सॉल्व करना आपका खुद का काम है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, केवल यहीं तक का काम है एक टीचर का। इसके बाद कोई टीचर का सॉल्व कर पा रहा है तो अब टीचर का समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। या आपको खुद रोक देना चाहिए, सर छोड़ दीजिए आप, मैं बनाऊंगा। समझ रहे हैं? जरूर यहां तक आप, इसके बाद आप सॉल्व कर ले, बहुत ईजी है।
इसके बाद मेरा मैं समय बर्बाद नहीं करता। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। दो वेरिएबल है सर, एक्स और वाई। बहुत इजी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में दम नहीं है, क्योंकि देखिए एक्स और एक्स के बीच का कोएफिशिएंट दोनों सेम है, ठीक ना, इक्वेशन में गलती नहीं है। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा ज्यादा अच्छा है सर, क्योंकि इसमें 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया और एक आध बार बोर्ड्स में आया भी है, तो ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, तो आपको डिस्कस करो, है ना। क्योंकि इसमें 4 लोग पार्टिसिपेट किए। कैसे, देखिए पहले तो ए पार्टिसिपेट किया है, फिर बी पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, फिर ए का फादर भी आ गया जो डी है, दिख रहा है आपको, मैं दिखा रहा हूं कौन कौन पार्टी। 4 लोग आया है, यहां पर 3 लोग था, ठीक है, कितना परेशान कर रहा है। यहां पर ठीक है 2 लोग था मेरा, लेकिन यहां पर 4 लोग आ गए। अब कहां 4 वेरिएबल मानना पड़ जाए, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे किसको माने, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा ना। मान लीजिए कि यहां से देखने के बाद समझ भी जाए कि ए एंड बी को मानना है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन थोड़ा सा है इसमें, कैसे रिलेट करेंगे दोनों को, ठीक है। ए एंड बी आर फ्रेंड एंड फादर डी दिखा, और देखिए सिस्टर सी भी आ गया, सिस्टर सी भी आ गया, मतलब ए तो है, बी तो है, ए का फादर भी है और बी का सिस्टर भी है। यहां से 4 लोग पार्टिसिपेट किए, चिंता का विषय यहां पर है, इसलिए सवाल ही बढ़िया है। मेरे को लगता है ये सवाल बोर्ड को देना चाहिए, बहुत पहले एक बार दिया है फिर बंद कर दिया। ये सवाल, इस तरह का सवाल देना चाहिए बच्चों को, थोड़ा सा सही लगेगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, सही है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल्स डेवलप होता है इस तरह के सवाल से, अच्छा होता है, बच्चे अपने रिलेट कर पाते हैं। सही सवाल है, मैं मानता हूं अच्छा सवाल है। सीधा सीधा सवाल पूछ के बच्चों को थोड़ा सा मिलना चाहिए ना, थोड़ा सा कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी 2 लोग हैं, ए के फादर भी आए हैं और बी की सिस्टर भी पार्टिसिपेट की है, कोई स्टोरी बना है दोनों के बीच में। सबसे पहला स्टोरी बना है, ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देयर एजेस आर डिफर बाय 2। ए और बी 2 लोग हैं, दोनों के बीच का एज का डिफरेंस कितना है, तो सर 2 ईयर्स, दोनों के बीच का एज का डिफरेंस 2 ईयर्स है। मान लीजिए ए मेरा 10 साल का हुआ तो ये 8 साल का होगा, ऐसा कुछ स्टोरी हुआ, नहीं पता हमको, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं ए का एज कितना है, ये 3 नंबर सवाल में बना रहा हूं, ए का एज मान लेते एक्स है, एंड 20 का एज कितना हो जाएगा, तो सर वाई। ये मेरा 2 लोग हैं, ये दोनों के एज का डिफरेंस दिया हुआ है, चलिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों के बीच का एज का डिफरेंस 2, ठीक है। देखिए यहां से एक और स्टोरी बन सकती है, ये मेंशन नहीं किया है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, गलती से बी बड़ा हुआ तो दोनों बीच के एज का डिफरेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। अब तो हम मान लिए ना ए बड़ा है, हम अपना कंडीशन बना लेते हैं ए बड़ा है, आप मान लीजिए बी बड़ा है, कोई गलती नहीं बोल सकता। आप बात समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं हम, यहां पर हो सकता है इसको 2 तरीके सॉल्व किया जाएगा, कि एक बार ए बड़ा है बी से, फिर बड़ा है बी बड़ा है ए से, तब जाके कंडीशन क्या होगा, समझ पा रहे हैं ऐसे। तो मैं मान लिया हूं कि ए जो है बड़ा है, ए इज एल्डर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है, हम मान लिए, ठीक है। अब आते हैं अगला स्टोरी पे, एज फादर इज, एज फादर डी, ए का जो फादर है वो डी है, इज ट्वाइस द एज ऑफ, ट्वाइस द एज, ट्वाइस द, ट्वाइस एज ओल्ड एज, हाँ द कैसे हो गया, ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, गलती से द लिख दिया, ए का जो फादर डी है वो दोगुना हो गया है, दोगुना है, देखो दोगुना हो नहीं गया, ए का जो फादर डी है वो दोगुना है, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, 2 गुना है, डबल है। मान लो वो 20 साल का हुआ, पिताजी 40 साल के होंगे, ऐसे मतलब सही तरीके से एज बनेगा। अगर बेटा मान ली 50 साल का हुआ तो पापा 100 साल के होंगे, ऐसे स्टोरी हो सकता, पॉसिबल हो सकता। तो अगर हम यहां से रिलेट करें तो डीज एज क्या निकलेगा मेरे को, ट्वाइस ऑफ एक्स। डी का एज क्या निकलेगा, प्रेजेंट है, सबका प्रेजेंट एज दिख रहा है, ए का प्रेजेंट एज एक्स, बी का प्रेजेंट एज वाई, तो पहला इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, तो डी का एज कितना निकला 2x, ठीक है। अब बोला है आगे
बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। बी जो है अपनी बहन के एज के डबल है। बी जो है अपनी बहन के एज के डबल है, मतलब अब उसकी बहन से वो डबल है। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं सीज एज, सी क्या होगा अपनी बहन की एज, सी क्या होगी अब, सी जो होगी उसके आधा होगी, ये डबल हो जी डबल। समझ पा रहे हैं, समझ, अच्छा रुकिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, इसको वाई बाई टू कैसे लिखा था समझ में आना चाहिए। क्या बोला था? इस लाइन को लिखते हैं एज ऑफ सी, एज ऑफ सॉरी एज ऑफ बी ऐसे बोला है, एज ऑफ बी इज ट्वाइस द एज ऑफ सी। तो एज ऑफ बी मेरे को पता है कितना है, वाई। टू नीचे से आ गया, ये निकल गया एज ऑफ सी। कहां समझ पा रहे, वाई बाई टू कैसे आया, बोला है ट्वाइस, देख लीजिए, ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, डबल है वो अपने एज के, अपनी सिस्टर के एज के वो डबल है। सिस्टर को डबल करेगा तब तो उसके बराबर होगा ही। ठीक है, ऐसे। अब बोला है द एज ऑफ डी एंड सी, एज ऑफ डी एंड सी, डी और सी का एज, डी का एज और सी का एज का डिफरेंस कितना है, 2x माइनस वाई बाई टू, डिफरेंस इज 40, दोनों के बीच का डिफरेंस 40। कहानी समझ पा रहे हैं? अभी यहां के बाद मेरा जरूरत नहीं है, लेकिन सोच रहा हूं उसको सॉल्व कर देता हूं, ठीक रहेगा आपके लिए। 4x 80, 4x माइनस वाई इक्वल 80, समझ में एलसीएम लेके उधर भेज दिए, एक स्टेप नहीं लिखे हम, इतना बच्चों को पता होता है। ये हुआ हमारा स्टोरी, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को लिख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। इसको यहां लिख देते हैं हम लोग, एक्स माइनस वाई, दोनों को माइनस कर देते हैं क्योंकि सेम साइन था, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, वाई वाई कैंसल आउट, ये हो गया मेरा 3x, ये हो गया हमारा 78, 78/3, तो ये कट जाएगा, कितने बार में जाएगा, 26, एक्स का वैल्यू निकल गया 26 ईयर्स, एक्स मेरा 26 ईयर्स निकला है, तो वाई निकाल देंगे, तो वाई निकल जाएगा मेरा 26 माइनस 2, 24 ईयर्स। ये हमारा एज बेस्ड क्वेश्चंस का स्टोरी था। अब हम लोग बातचीत करेंगे एरिया बेस्ड क्वेश्चंस पे, बच्चों को परेशानी होती, ये तो हमारा देखिए एज बेस्ड क्वेश्चंस में इससे ज्यादा स्टोरी कुछ नहीं है, अगर मैं इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं तो फिर यही बात होगी कि आपको चलना नहीं सिखा रहा हूं, आपके लिए आप अपाहिज बना रहा हूं मैं, तो कुछ कुछ चीजें आपके ऊपर छोड़ना बहुत जरूरी है। उस जिस युद्ध की तैयारी आप कर रहे हैं, युद्ध मतलब समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? जिस बोर्ड्स की तैयारी आप कर रहे हैं उसको आपको अकेले ही वहां पर जाना है, हम लोग आपको रास्ता देंगे ना, आपको तरीका बताएंगे, समझ पा रहे हैं? ज्यादा इस पे ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए बच्चों, बस स्ट्रेस कम लीजिए, आजकल बच्चे ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, स्ट्रेस मत लीजिए, पढ़ाई वढ़ाई कीजिए। क्लास 10 को एंजॉय कीजिए, फिर दोबारा मौका थोड़ी नहीं मिलेगा, दोबारा अगर मौका मिला 10th देने का तो उस मौका को आप जीवन भर याद रखेंगे। एक ही बार में निकल जाए ज्यादा अच्छा बात है, फिर दोबारा मौका ना मिले, आशा है कि ना हो ऐसा किसी के साथ दोबारा वोट देने का मौका मिले किसी को। मतलब आप खुश नसीब तो नहीं बोलेंगे, बदनसीबे बोल सकते, नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो आपके साथ। ठीक है, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन है एरिया बेस्ड, जिसमें सवाल पूछा जाता है, चांसेस रहता है पूछने का। एक ज्योमेट्री बेस्ड भी होता है, उसको भी समझा देंगे आपको, हम बात कर लेंगे ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये तो स्टार्टिंग था वीडियो इसलिए आपको इसको हम लिख दिए थे, लेकिन अभी हम करेंगे एरिया बेस्ड क्वेश्चंस को डिक्टेट और डिस्कस करेंगे आपके साथ में कैसे करना है उसको सॉल्व। ठीक है, बातों को ध्यान से सुनिएगा, तुरंत हो जाएगा। ओहो, बड़ा दिक्कत है जी, मिट नहीं रहा है, क्यों नहीं मिट रहा है? एज बेस्ड क्वेश्चंस में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही में आपको काफी है, इतना क्वेश्चन आप सही से कर लीजिए, बाकी क्वेश्चंस इससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। सुनिए,
एज सॉरी एरिया बेस्ड क्वेश्चंस कहता क्या है, फिर हम लोग मिसलेनियस में आ जाएंगे। एरिया बेस्ड क्वेश्चंस है, एक रेक्टेंगल का एरिया आप लोग जानते ही होंगे। रेक्टेंगल का एरिया देखिए क्या है ना, रेक्टेंगल का एरिया इस सवाल को कैसे वो रिलेट करता है, बोलता है लेंथ को घटा दिया गया, लेंथ को बढ़ा दिया गया। पहला कैसे बढ़ा दिया जाएगा, अच्छा लेंथ को बढ़ाएंगे, ब्रेथ को भी चेंज करेंगे तो एरिया बदला होगा। लेंथ को बदलेंगे, ब्रेथ को भी बदलेंगे, एरिया में बदलाव होगा। सही है, मीनिंग यही है। दोनों के दो केस बनेगा, पहला केस में लेंथ में कुछ और बदलाव करेंगे, दूसरा केस में लेंथ में कुछ और बदलाव करेंगे। सिमिलरली लेंथ को बदलेंगे फिर ब्रेथ को भी बदलेंगे। समझिएगा ध्यान से, तो बहुत इजी सवाल है। आपको बस इक्वेशन बना दो, कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूं कैसे बनेगा, ठीक है। सुनिएगा स्टोरी कैसा है। एरिया बेस्ड क्वेश्चंस, एरिया एंड ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एरिया एंड ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस, कैसे आप एरिया और ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस को डील करेंगे। सुनिए, कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है वो रिड्यूस करके कितना हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस कर गया। एरिया जो है, थोड़ा सा एरिया को खतरनाक नहीं लिख दिया हम। हाँ, रेक्टेंगल का जो एरिया होता क्या, पहले रेक्टेंगल का कुछ एरिया होगा ना, पहले तो ये तो समझा दे बच्चों को। ये मान लीजिए मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है ना, छोटा सा रेक्टेंगल आपको बना देते हैं समझने के लिए ठीक रहेगा। ये हमारा रेक्टेंगल है जिसका ये लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है। तो इसका एरिया क्या होगा सर, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हमारा एरिया है, ठीक है। अब पहला स्टोरी बोला है एरिया गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, एरिया को रिड्यूस करके कर दिया गया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो गया। मतलब पहले एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ था, अब न्यू एरिया बन गया है A-9। ध्यान सुनिएगा, न्यू एरिया हो गया है, न्यू एरिया हो गया A-9। तो न्यू एरिया के लिए न्यू लेंथ होगा, न्यू ब्रेथ होगा, एल डैश बी डैश। न्यू एरिया को हम बोल दिए ए डैश, तो उसका न्यू एरिया लेंथ होगा, न्यू ब्रेथ होगा, तब तो हो पाएगा न्यू एरिया। और ये हो गया मेरा L इंटू B-9, L इंटू बी, ए का पैक। अब स्टोरी यहां से समझ में आना चाहिए कि सर एल डैश और बी डैश क्या होगा, मेरे को ये बता दीजिए, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं आगे, दो इक्वेशन बनाऊंगा। तो एरिया बोला है, अब आगे सुनिए, बोलता है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। लेंथ को रिड्यूस किया गया 5 यूनिट और उसको इंक्रीज किया गया 3 यूनिट। लेंथ को घटाया गया है 5 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज किया गया है 3 यूनिट। आइए सवाल स्टार्ट होता है यहां से। लेंथ को मान लिए हम L, ब्रेथ को मान लिए हम B, ठीक है। सुनिए, तो एरिया मेरा पास कितना है, तो L इंटू बी। अब आइए पहला केस वन, केस वन में क्या हुआ, L डैश L-5, B डैश B+3। समझ पा रहे हैं आप क्यों ऐसा, क्योंकि पहले लेंथ L था तो न्यू लेंथ क्या हो गया, 5 यूनिट माइनस किया गया। पहले ब्रेथ मेरा B था तो न्यू ब्रेथ क्या हो गया, 3 यूनिट्स प्लस किया गया, उसको इंक्रीज किया गया 3 यूनिट्स। तो न्यू एरिया भी तो बनेगा, न्यू एरिया, न्यू एरिया ए डैश एल डैश इंटू बी डैश। तो एल डैश हो जाएगा मेरा L-5 और ये हो जाएगा B+3। अभी आपको तुरंत बताएं, जो न्यू एरिया है सर वो पुराने एरिया से A-9 है, 9 यूनिट कम कर दिया गया है, बोले तुरंत अभी आपको। न्यू एरिया बिकम्स 9 यूनिट्स लेस देन द ओल्ड एरिया, A डैश बिकम्स A-9। ए का वैल्यू ध्यान से L इंटू B-9, L इंटू बी LB, L इंटू 3L, 5 इंटू B -5B, माइनस 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 प्लस माइनस, इट्स 15। LB LB -L 3L -5B, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी L इंटू बी, यहां पर भी दोनों सेम साइन का है, यहां पर इधर लाके काटिए, सेम साइन का है तो आप कट कर सकते हैं, मैथमेटिकल, ठीक है। आपको यहां पर क्या बचा, -9। देखिए सही से मल्टीप्लाई किया ना, रियल, ठीक। -9 यहां पर बचा आपके पास 3L -5B -15। 9 इधर भेज देते हैं हम लोग, तो मेरे पास इक्वेशन बचेगा
3L -5B -6 इक्वल टू 0। इट इज फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा केस वन। देखिए केस वन मैंने लिखा भी है। अब आइए केस टू की बात करते हैं। केस टू में वो क्या बोला, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। केस टू में बात करता है वो बोल रहा है कि इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट। लेंथ को बोलता है इंक्रीज किया जाए 3 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज किया जाए 2 यूनिट, तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा 67। भाई तो हम रफ डायग्राम बना लेते हैं तरीके से। एरिया जो हो जाएगा ए डैश वो A+67 हो जाएगा केस टू से। A+67 हो जाएगा। फिर यहां पर भी एल डैश आएगा, पी डैश आएगा। सेम वही स्टार्ट करते हैं केस टू में। एल डैश क्या हो गया, तो लेंथ को बढ़ाया गया है 3 यूनिट्स, लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट। बी डैश क्या हो गया, बी को बढ़ाया गया है 2 यूनिट्स। एक बार मैं मिला लूं कहीं गलती ना हो जाए। लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट। तो एरिया हो जाएगा मेरा ए डैश, दैट इज एल डैश बी डैश। ए डैश का वैल्यू तुरंत लिखे हम A+67, A+67। एल डैश का वैल्यू सर L+3, बी डैश का वैल्यू B+2, ए का वैल्यू हो गया LB+67, L इंटू बी LB प्लस 2L, LB 2L, 3B + 6 LB कैंसल आउट, सेम साइन 67 उधर भेज देते हैं, मेरे पास इक्वेशन बनकर रेडी हो जाएगा। 2L + 3B, 67 इधर चल गया तो -61 इक्वल टू। मतलब ये पूरा स्टोरी उसी पे बेस्ड है। एरिया से कनेक्ट करना है। बच्चे यहां पर फंसते बहुत जल्दी है, यहां पे सवाल पे ध्यान रखेगा। मतलब एरिया से रिलेट करना है, ध्यान रखिएगा। सारे सवाल के ऊपर जरूर से बनाइए, तब जाके आप रिलेट कर पाएंगे इजी वे में। दोनों केस को अलग तरीके से सॉल्व कीजिए। दो केस बन रहा है, आपको क्लियरली बस दिख रहा होगा, दो केस बनेगा। ठीक है। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, आपके पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर से आपके पास एक इक्वेशन बना है सर 3L - 5B - 6 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2L + 3B - 61 इक्वल टू 0। अब हम किसी एक को सेम कर देते हैं, सॉल्व कर देंगे, आ गया आंसर। चलिए हम लोग सेम करते हैं, सॉल्व कर ही देते हैं एक बार इसको। तो यहाँ 3L है, यहाँ पर 2L है, 3 यहाँ 2, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6L हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10B, 2 6 12, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6L, 9B -183। अब देखिए दोनों सेम साइन का है, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 6L कैंसल आउट, -10B -9B कितना होगा बच्चा, -10B -9B -19B प्लस 183 और -12। 183 में से 12 अगर माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 161, 171 होगा। हाँ, -19B प्लस 171 इक्वल टू 0। -19B इक्वल टू 171 माइनस कैंसल आउट 171/19, तो 19 से ये कट जाएगा 9 बार में, तो B इक्वल टू 9 यूनिट, जो भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर मीटर, इससे कुछ दिया नहीं है इसीलिए यूनिट चलता है, जो भी यूनिट होगा सेंटीमीटर मीटर जो भी। ये हमारा B निकल गया। अब B का वैल्यू कहीं पे चिपका दीजिए, आपको निकल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि कितना है। हाँ, Y का वैल्यू सर 9 है, मतलब B मेरा 9 है, सही। अब एल निकालने के लिए मेरे को ज्यादा इसमें दिमाग लगाना है। ये एल बी का वैल्यू है सर, यहाँ पर चिपका दीजिए, निकल जाएगा। कहीं पे चिपका सकते हैं, कहाँ पे चिपकाना है सर, यहाँ डाल दीजिए बी का वैल्यू। ठीक है, निकाल लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ कितना है बच्चा वैल्यू इसका। एल का वैल्यू कितना है, कुछ होगा यार, कहाँ निकाला है, निकाला ही नहीं क्या, एक्स निकाला, 17 मीटर, चलिए 17 यूनिट। मतलब यही एरिया बेस्ड क्वेश्चंस। एक ज्योमेट्री बेस्ड होता है। ज्योमेट्री में कैसे होता है कि ज्योमेट्री में एक ही तरह का सवाल रहता है। एक चाहे तो ट्रायंगल का तीनों एंगल को कहीं दो वेरिएबल में खेलने के लिए बोल देगा, या फिर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जो क्लास 9 में पढ़े हैं उस पर बेस्ड। ठीक है, सुनिए कैसा है एरिया वाला सवाल, अगर समझ में आ गया आपको, बहुत ईजी है।
हार्ड नहीं, ध्यान रखिएगा। और तरीके से आगे बढ़िए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे सुनिए, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर याद होगा आपको। एक सर्कल, एक क्वाड्रेटन का चारों वर्टेक्स कहां पर होता है? सर्कल के ऊपर। तो ये वर्टेक्स मान लीजिए ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, ये वर्टेक्स डी है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है। तो ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। यही दो कॉन्सेप्ट को यूज करके सवाल बनेगा, याद रखिएगा। जब भी आपको ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले, ज्योमेट्री बेस्ड आपको जब भी देखने को मिले क्वेश्चंस, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस अगर देखने को आपको जहां भी मिले, आप जरूर इसको ऐसे रिलेट कीजिए, सवाल बन जाएगा। फंसेंगे नहीं, इस बात का गारंटीड है। आपको इससे ऊपर इस पे बेस्ड नहीं जाता। ये एंगल प्लस ये एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल, इसका सम होगा 180। ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रेटरल में। और जो भी क्वेश्चन साइक्लिक क्वाड्रेटरल बेस्ड आता है, अगर लीनियर इक्वेशन से कनेक्ट कर पा रहा है तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर इसमें कुछ यूज करने वाला चीज है ही नहीं। ठीक ना। अगर साइड पे खेला, मान लीजिए साइड पे खेल गया, तो साइड पे खेलना होगा ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। साइड पे खेला और सवाल ऐसे रहा कि एक सर्कल के अंदर में नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में सर्कल सर्कमराइज हो गया, इंस्क्राइब्ड हो गया, ऐसा कुछ स्टोरी। सुनिए, एक स्टोरी ये हो गया, दूसरा स्टोरी ऐसा है। अगर आता भी है, अगर आ गया क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में सर्कल घुस गया, इन दैट केस ऐसे। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा ए, ये बी और ये सी। अगर ऐसा कुछ बना, इन दैट केस अगर साइड में खेल रहा है तो इसका इसका सम और इसका इसका सम इक्वल होता है, मतलब कुछ ऐसा होगा। इतना पे खेल सकता है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होता है। ये ध्यान रखिए, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रेटल, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रेटल का है। और ये हमारा एक सर्कल अगर इंस्क्राइब हो गया क्वाड्रेटल के अंदर में तब का है। ठीक है, ऑपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, मतलब ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी होता है। ध्यान रखिए, ज्योमेट्री में इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं, कुछ एक मिसलेनियस सम्स को लेते हैं। ठीक है, कैसे डील किया जाएगा। और ट्रायंगल के बारे में आपको आइडिया है ही है, उस पर ज्योमेट्री के बारे में बातचीत करके समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत चांसेस कम इस पे सवाल आने का, इस पे सवाल आने का चांस बहुत कम, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आ गए तो फिर आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुनिए, एक सवाल आता है कि किसी का अर्निंग अर्निंग और एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये तीन का रिलेशन है। अगर आप जान रहे हैं सही तरीके से, अर्निंग का कुछ एक रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन है कि अर्निंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अर्निंग जो होता है वो इक्वल होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग के। अर्निंग जो होता है वो इक्वल होता है, तो बहुत लोग जान रहे हैं, बहुत इजी है। अर्निंग जो है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। जितना आप कमा रहे हैं, जितना आप खर्च कर रहे हैं, जितना आप बचा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कहना क्या चाहता है, वो जो बताना चाहता है उसको हम लोग समझ लेते हैं यहां से। ठीक है, ठीक है। अब सवाल इसमें बेस कैसे रहता है कि आपको रेशियो दिया होता है अर्निंग का और एक्सपेंडिचर का, और सेविंग कुछ गिवन होता है। ये भी हो सकता है कि सेविंग का रेशियो दे दे, एक्सपेंडिचर गिवन रहे, मतलब स्टोरी इसी से कनेक्ट कर पाएंगे हम लोग अच्छे तरीके से। समझ पा रहे हैं? सुनिए सवाल कैसा है, एक मिनट। हाँ, दो लोग, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2%, 2% ए और बी, मान लीजिए 2% ए और बी, दोनों की इनकम का रेशियो कितना है? 9:7। अर्निंग इनकम सेमी चीज, ठीक है, जो भी अर्निंग है।
तो ए और बी दो लोग हैं, पहला है ए और दूसरा है बी। ए और बी दो लोग हैं, दोनों के अर्निंग, जो भी उसका अर्निंग है, जो भी उसका इनकम है, दोनों पर्सन का, उसका रेशियो 9:7 है। ठीक है, इस दोनों के बीच का अर्निंग का रेशियो, लेट द अर्निंग ऑफ ए बी, रेशियो कितना, 9:7। तो ए का अर्निंग मान ली 9x। अगर रेशियो के बारे में आपको स्टोरी पता होगा सही तरीके से, तो जो भी वो किसी ना किसी, वो सिंपलेस्ट रेशियो में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, कोई ना कोई तो टर्म होगा जिसमें वो कटा होगा। ठीक है, तो हम लोग किसी वेरिएबल का टर्म में मानते हैं हमेशा। लेट द अर्निंग ऑफ ए बी एक्स एंड द अर्निंग ऑफ बी बी 7x। ठीक है, ये अर्निंग का रेशियो दिया हुआ है। फिर एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, ले एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है किसमें, तो 4, उसका कोई और टर्म होगा 4y। एक्सपेंडिचर ऑफ बी 3y। ए का एक्सपेंडिचर 4y था, बी का एक्सपेंडिचर 3y था। कहां समझ में आ रहा कैसे हुआ ये? अगर आपको समझ में आ रहा है, देखिए अगर हम जब भी कोई रेशियो लिखते हैं, अगर मान लीजिए कि राम और श्याम एक लड़का है, राम और श्याम दो लड़के हैं, राम का वेट मान लीजिए दे दिया, राम का जो वेट है ना वो दे दिया 60 kg, हम लिख रहे हैं ठीक ना, और श्याम का वेट दे दिया, बोला 40 kg है। दोनों का रेशियो निकालिए, तो आप रेशियो कैसे निकालेंगे, 60/40। रेशियो हमेशा याद होगा आपको 3:2, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है हमेशा, मतलब कोई ना कोई टर्म कटा होगा दोनों में, मतलब एक टर्म पक्का होगा जो फिक्स दोनों से कटा होगा। देखिए 20, या 20 है फिक्स टर्म, लेकिन हमको पता नहीं ना वो क्या है, टर्म कटा है, तो हम लोग से क्या मान लेते हैं कि सर किस टर्म से कटा होगा, तो एक से कटा होगा, ऐसे इसका मीनिंग ये होता है, तो वाई से कटा होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे मानते हैं लोग। चलिए ध्यान समझिए मेरी बात, हमेशा रेशियो जब भी सवाल रहे और आपको कभी भी बोल दे उसको पर्टिकुलरली मानने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर, पर्टिकुलरली मानने के लिए बोल दे, तो हमेशा वेरिएबल के साथ ही खेलिए। अकेले अकेले कोई वेरिएबल ले लीजिए, के ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, जो भी लेना है, ठीक ना। दो रेशियो है तो अलग अलग वेरिएबल ले लीजिए। हमको पता है दोनों का सेविंग जो है ना 200 पर मंथ है, पर्सन ए और पर्सन बी दोनों का सेविंग कितना है, 200 रुपए। पहले वाले का भी 200, दूसरे वाले का भी 200। तो यहां पर हम डालेंगे फर्स्ट पर्सन, पर्सन ए के लिए अगर इस फॉर्मूला में डालें, तो पर्सन ए का अर्निंग कितना बचा, पर्सन ए का अर्निंग देखे तो सर 9x है, एक्सपेंडिचर कितना है तो सर 4y है, और सेविंग 200। तो यहां से मेरा इक्वेशन बन गया 9x - 4y = 200। फॉर पर्सन बी उसका अर्निंग कितना है तो सर 7x, एक्सपेंडिचर कितना है तो 3y, सेविंग कितना है तो सेविंग है सर 200। फिर यही इक्वेशन 7x - 3y = 2। सेकेंड, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई निकालेंगे, और हम लोग अर्निंग बता देंगे और एक्सपेंडिचर बता देंगे। अर्निंग पूछा है, फाइंड मंथली इनकम, केवल मंथली इनकम पूछा है, जो अर्निंग उसका है। सॉल्व करने की बात आ गई तो 3 सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर इसको 3 से कर देंगे, इसको 4 से कर देंगे, तो 3 से करेंगे तो ये 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। किसी को सेम कर सकते हैं, आपकी इच्छा। इसको करना होता तो इसको 7 से करते, इसको 9 से करते। तो 3 से करेंगे तो ये 3 4 जा 12, इसको ऐसे। ठीक है, तो समय को थोड़ा सा बर्बाद करने योग्य है, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं समझ रहे हैं? तो कर लीजिएगा होमवर्क। ठीक है, सॉल्व करना है। और बात एक्स, देखिए एक्स और वाई निकल गया, आपको एक्स से मतलब है। अब देखिए, अब सोचिए हम क्यों ऐसा किए कि हमको इसी के साथ खेलना था, हमको इसी को हटाना है क्योंकि हमको एक्स चाहिए केवल। सवाल में पूछा है केवल अर्निंग, हमको एक्सपेंडिचर पूछा भी नहीं। अगर एक्सपेंडिचर पूछता ना, हम इसको 7 से करते, इसको 9 से करते, एक्स हटाते। हमको एक्स के टर्म में ही चाहिए, तो इजिली सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे कहानी? तो कर लीजिएगा, ठीक है, केवल हमको ये चाहिए, इसको इंटू करके सॉल्व कर लिए, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। ठीक है, अब लोग आगे आते हैं, एक एक्सपेंडिचर वाला सवाल है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं, और भी सवाल है डिस्कस करने योग्य। तो ये सवाल कैसा है,
ये हो गया, ये हो गया। हाँ सुनिए, एक डिवीजन वाला क्वेश्चन होता है, डिवाइड करने वाला। ठीक है, कैसे डिवाइड वाला? सुनिए, सवाल ऐसा है कि दो फ्रेंड हैं, दोनों के बीच में कुछ मनी का डिवीजन होता है। ठीक है, तो स्टोरी थोड़ा सा बढ़िया तरीके से ये होता है, डिवीजन ऑफ मनी। कुछ मनी का डिवीजन हो सकता है, प्रोडक्ट का डिवीजन हो सकता है, कोई गुड्स का डिवीजन हो सकता है, चिल्ड्रंस को एक क्लास से क्लास भेजा जा सकता है। जैसे करके दो क्लास है, क्लास ए क्लास बी, 10 बच्चे को उठा के क्लास ए से क्लास बी में भेज दिया गया, तो क्लास ए में जितने बच्चे थे वो डबल हो जाएंगे ए बी के। ए से उठा के बी में भेज दिया गया तो बी में जितने बच्चे थे ए के डबल हो गए। अब बी वाला बोलता है कि हमको 5 स्टूडेंट अगर वहां से वहां आ गए तो वो ट्रिपल हो जाएंगे। तो इस ऐसे कुछ स्टोरी रहेगा। अब सुनिए सवाल कैसा है, सवाल सुनिएगा समझ में आ जाएगा। मनी रह सकता है, स्टूडेंट रह सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सवाल कैसे भी हो सकता है, सॉल्व उसी तरीके से हो जैसे मैं समझा रहा हूं। ठीक है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड। कोई फ्रेंड है दूसरे फ्रेंड को बोलता है कि तुम हमको 100 रुपीज दो, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। ए कहता है, कोई फ्रेंड है ए एंड बी, कोई दो लोग हैं मान लीजिए, पहला ए है, दूसरा बी है मान लीजिए। ठीक है, हम मान लिए कि ए के पास क्या कैपिटल है, ए का कैपिटल कितना है, ए के पास कैपिटल एक्स है और बी के पास कैपिटल वाई। ए का कैपिटल एक्स है और बी का कैपिटल, ए के पास एक्स है, बी के पास वाई है। तो ए बोलता है, ए बोला है ना, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड। ए बोलता है कि तू हमको 100 दे दो, हम तुम्हारा कितना हो जाएंगे, ट्वाइस, हम तुम्हारे डबल हो जाएंगे। जितना अमाउंट तुम्हारे पास होगा मेरे पास तुमसे डबल होगा, जो भी अमाउंट तुम्हारे पास होगा मेरे पास डबल होगा, ऐसा वो बोलता है। ए क्या बोला है कि तुम हमको 100 रुपए दे दो। मान लीजिए ए है, ए के पास एक्स है, दूसरा है मेरा बी, बी के पास वाई है। तो ए बोला कि हमको तुम 100 रुपीज दे दो। तो ए मान लीजिए इसको 100 रुपीज दे दिया, मान लीजिए दे दिया, तो इसके पास कितना रुपया हो गया, देने के पास एक्स प्लस 100, इसके पास कितना हो गया, तो 100 रुपए दिया तो वाई माइनस 100। यही दिक्कत, वही चीज नहीं बच्चे समझ पाते हैं कि ये दिया तो 100 रुपए कम ना हो जाएगा, और ये लिया तो 100 रुपए ज्यादा हो जाएगा। अब रिलेशन बोलता है कि हम तुमसे डबल हो जाएंगे, एक्स प्लस 100 बिकम्स ट्वाइस ऑफ यू। तो ये चुप तो नहीं बैठेगा, ये बोला तो ये चुप तो नहीं बैठेगा ना, ये भी अपना कुछ डाटा वगैरह लेके रखा होगा, दूसरा डाटा बन के रेडी होता है। वो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम हमको केवल 10 रुपए दो ना। बी रिप्लाई करता है, बी रिप्लाई करता है, बोलता है तुम हमको केवल 10 रुपया दो। तुम कितना दो हमको, केवल 10 रुपए। ये 100 रुपए लिया ना, वो बोलता है केवल हमको तुम 10 रुपए दो, हम तुम्हारा हो जाएंगे 6 टाइम्स, हम 6 टाइम्स हो जाएंगे, 6 गुना हो जाएंगे। बी रिप्लाई करता है बहुत सही तरीके से। बी बोलता है तुम शांत रहो, पहले तुम मेरा सुनो, तुम जो करना था कर लिया। बी बोलता है अगर तुम हमको दे दिए 10 रुपए, तो बी को 10 रुपए देते ही बी के पास कितना हो जाएगा, वाई प्लस 10। एक्स के पास कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10। तो बी बोलता है हम तुम्हारा 6 टाइम्स हो जाएंगे, 6 टाइम्स हो जाएंगे। बी बिकम 6 टाइम्स ऑफ एक्स। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको बचेगा एक्स प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, इस एक्स माइनस 2y इक्वल टू -300। इसको सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस वाई इक्वल टू 6x माइनस वाई माइनस 60 माइनस 10 माइनस 7। चल इसको इधर भेज दे क्या, ध्यान है, 6x इधर भेज दिया इक्वल टू 7। ठीक है, देखिए 6x, एक स्टेप को हम नहीं लिखे यहाँ पर, कैसे लिख दे क्या, बच्चों को दिक्कत हो जाता होगा। एक मिनट हो गया, थोड़ा फास्ट में बनाते हैं। ये हो गया y+10, 6x माइनस 60, ऐसा किया गया, एक स्टेप नहीं लिखे थे हम, तब सबको उठा के उधर भेज दिया गया हमने। 60 भी इधर भेज रहे हैं, y इधर भेज दिए, तो उधर भेजे तो 6x माइनस 5, 10 इधर गया -70। समझ रहे क्या हुआ, 10 उधर गया लिखे इधर, नहीं y इधर गया लेकिन लिखे इधर, 10 उधर गया लिखे इधर। ठीक है, ऐसा। तो मेरा इक्वेशन क्या बना है, 6x माइनस वाई इक्वल टू -7। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाए। इसको अगर देखिए यहाँ पर अगर सॉल्व करना है तो माइनस से यहाँ माइनस, इसको 2 से इंटू कर लीजिए, जल्दी सॉल्व हो जाए।
जैसे इसको 2 से इंटू कीजिएगा, या 12 हो जाएगा, या 2i हो जाएगा, सॉल्व करके आंसर, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ये था हमारा मिसलेनियस क्वेश्चंस। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस के, लेकिन इतना काफी है आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, आप कनेक्ट करने के लिए, जो भी रिवीजन क्वेश्चंस है वो होने के लिए। और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, और भी इफेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए आपके साथ। ठीक है, और भी हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को उठाएंगे, जो लोग पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो बोर्ड्स का पेपर बनेगा वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बोर्ड्स के बेसिस में जो पेपर बनाया जाएगा, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे जो मिसलेनियस सम्स होंगे। उसका तो और भी बहुत याद है, लेकिन इतना क्वेश्चंस काफी है कि आप सही तरीके से कनेक्ट कर सकते। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर हम लोग फिर से मिलेंगे डे 9 में, जिसमें लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो तब तक के लिए खुश रहिए।